पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर हिंसा हावी को हो गई है। बैलेट से ज्यादा बुलेट ने बंगाल को लहूलुहान कर दिया है। हिंसा, आगजनी, लूटपाट और हत्या की घटनाओं ने यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यही लोकतंत्र है। बीजेपी ने इन हालात को मणिपुर से भी ज्यादा खराब बताया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जबकि टीएमसी बीजेपी को इस हिंसा का जिम्मेदार बता रही है। सवाल है कि कब तक बंगाल में बवाल तंत्र का बोलबाला रहेगा। ये सभी तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, आज के बंगाल की हैं। बंगाल के खौफनाक हाल की हैं। कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहीं बैलेट बॉक्स को दबोचे ये लोग रफू चक्कर हो रहे हैं। ममता दीदी के राज में सड़क पर बमबार बेखौफ देसी बम बरसा रहे हैं। फायरिंग ऐसी हो रही है जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव खूनी चुनाव में बदल चुके हैं। यहाँ लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। गांव में आप देखिए और आपको अभी भी दिखेगा ताजा बम यहाँ पर फेंके गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, इस गांव में अलग अलग जगहों पर बम फेंके गए हैं और अभी भी आपको दिखेगा किस तरह से आगजनी यहाँ पर हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं, बवाल तंत्र चल रहा है। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या तो हुगली में बमबाजी और मालदा में पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ अराजकता के नए सबूत दे रही है। पुलिस पहले बेबस दिखाई देती है, लेकिन हालात हाथ से और न निकल जाएं, इसलिए आनन फानन में भागा दौड़ी भी करती दिखाई दे रही है। लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत दी जा रही है। पंचायत हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को फोन किया और कमीशन ने ताला लगाने तक की धमकी दी। जो इंसिडेंट हुआ है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो आर्म्स एमुनेशन, इतना मॉडर्न आर्म्स एमुनेशन यूज हुआ है उसका एनआईए हुआ चाहिए। देश विरोधी ताकत है। इतना आरडीएक्स कहाँ से आया है? एक्सप्लोजन हुआ, इतना हैंड कमांड से लेकर आपका इतना हाईएस्ट मॉडर्न बुलेट यूज हुआ है, ये कहाँ से मिला है? लोग को कौन लोग फंडेड किया? इसका साथ कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन है ना आईएस है? इसको पता होना चाहिए लोगों को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आम बात है। लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है और एक बार नहीं अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कांग्रेस ने बंगाल में हो रही हिंसा पर सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र के खिलाफ भय होता है। कोई भी पार्टी अगर भय को हथियार बनाकर लोकतंत्र को दबाने की चेष्टा करती है, ऐसे प्रयास निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता अपनी जान गंवा बैठे हैं अभी पंचायत चुनाव में। आपको बता दें कि बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा कहां भड़की है। बंगाल के उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, नंदीग्राम, मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी है। दक्षिण 24 परगना के भोला थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बूथ पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि यहां रात डायमंड हार्बर के खोला खाली में वोटर वोट डालने आए तो उन्हें हैरानी हुई क्योंकि रात को ही यहां वोट डाल दिए गए थे। कूच बिहार के माथा भांगा में भी ये युवक बैलेट बॉक्स को लेकर भाग गया। हुगली का भी यही हाल है। बैलेट बॉक्स की चोरी खुलेआम हो रही है। वहीं मालदा में एक दूसरे पर बम फेंकने की घटना सामने आई है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं।
जबकि उत्तरी दिनाजपुर में तृणमूल कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर मतदान हुए। हालात काबू करने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच कोलकाता में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल एससी बुटाकोडी ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। सिंगल फेज में हो रहे पंचायत चुनाव के परिणाम 11 तारीख को आने हैं। सवाल है, आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में हिंसा तंत्र लोकतंत्र को चुनौती देता रहेगा? पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मेहता जो कि हमारे साथ भानगढ़ दक्षिण 24 परगना से जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ मैत्रेयी भट्टाचार्य हैं जो कि हावड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले पूजा, ऐसा लग रहा है पंचायत चुनाव ना हो, गोली चलाने का, बम मारने का या फिर जो बूथ लूटने का कंपटीशन हो रहा हो, बैलेट बॉक्स लेकर के ओलंपिक की दौड़ लगा रहे हैं वहां पर अपराधी, ये क्या नजारा है? बिल्कुल चंदन, आपको बता दें पश्चिम बंगाल आपके पास लौटूंगा। पूजा, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, ये बता दें रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है मोदी जी की सरकार में। लोकतंत्र का हनन ममता जी आपके सरकार में बंगाल में हो रहा है, और सारी विपक्षी पार्टियां चुप हैं। कांग्रेस के लोग भी मारे गए हैं, वामपंथियों पर भी हमला हुआ है। लेकिन कमाल है, क्या वामपंथी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता हों या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हों, चुप हैं। ये है आपके दोहरे चरित्र, दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड। बेबुनियाद आधारहीन आरोप लगाना नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ और अपने अगुवाई। तो बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और तस्वीरें दिख रही हैं, इसको लेकर निशाना साध रही है। पूजा, अपनी बात पूरी करें, हिंसा को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? चंदन, आपको बता दें कि अभी हम फिलहाल स्ट्रांग रूम पर मौजूद है। दक्षिण 24 परगना के ये घटकपुकर हाई स्कूल है, जहां पर वो तमाम बैलेट बॉक्सेस को फिर एक बार वापस लाया जा रहा है उन पोलिंग स्टेशन से जहां पर मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आप देखिए, पोलिंग पार्टी और पोलिंग पर्सनल जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और बैलेट बॉक्स आपको दिखेगा, वो अब वो तमाम चीजें चेक की जाएगी, उसकी नंबरिंग चेक की जाएगी, क्या बूथ नंबर, क्या पोलिंग स्टेशन है। ये जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच में अंदर जाकर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। ये बैलेट बॉक्स को 11 जुलाई तक जब जो वह वोटों की गिनती होगी, आपको दिखा दे कि हर एक पोलिंग पार्टी के साथ एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है और साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर भी केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। लेकिन जैसा आप भी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आते ही राज्य का जो रक्त चरित्र है वो सबके सामने आ जाता है। फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का, या फिर आज हो रहे पंचायत चुनाव की बात करें, जितने भी जिले हैं, शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर आज हिंसा नहीं भड़की। और मुर्शिदाबाद से कुछ बिहार तक और मालदा से लेकर जो है दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, हर जगह जो है यहाँ पर हिंसा दिखने को मिली है, जिसमें 8 लोगों की औपचारिक तौर पे जो बताया गया है जान चली गई है और कुछ डेथ्स को जो है वेरीफाई भी किया जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। चंदन, ठीक है, मैत्रेयी भी हमारे साथ हैं। मैत्रेयी, बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं अब से थोड़ी देर पहले जब टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे तो उनका दावा था कि 99% जगहों पर बिना किसी दिक्कत के मतदान हुआ है, सिर्फ 1% जगह पर कहीं कहीं दिक्कत हुई है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं। देखिए, बिल्कुल हम आज दिन भर अलग अलग जगह में, जैसे मैं हावड़ा में थी, हावड़ा रूरल बेल्ट में हम लोग जगह जगह पे जा रहे थे और वोटर्स के साथ हम लोग बात कर रहे थे। तो जो तस्वीरें हमारे सामने आई, कहीं पे बूथ जैम किया गया है, कहीं पे फेक पोलिंग की कंप्लेंट्स आ रही थी और कहीं पे तो वोटर्स को डरा के धमका के बाहर भेजा जा रहा था ताकि वो वोट ना दे पाए। तो ये है जो ऑन एन एवरेज जो ग्राउंड रियलिटी है जो हमारे सामने आए हैं वो ऐसी है। आज ये बात सही
सही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो विरोधी है वो ये जो अभी का जो सिचुएशन है उसको लेकर दे आर ग्लैमराइजिंग इट और वो लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। ये ऐसा बोला गया है कि विरोधियां जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनको हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी तरफ से बोला जा रहा है, पर विरोधी वो बोल रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी, और हमारी नजर में भी जो ग्राउंड रियलिटी आई है, एक तो वोटर्स वोट नहीं दे पाए, दूसरी बात यह है कि जो बूथ्स है, बूथ्स में सिक्योरिटी जो पर्सनल्स थे उनकी नंबर बहुत कम थी और सेंट्रल एजेंसी के जो जवान आए थे उनकी भी नंबर्स बहुत कम थे। तो कुल मिला के जो एक्चुअल वोटर्स है, जो है राज्य सरकार जो केंद्रीय बलों की तैनाती थी उसका विरोध कर रही थी, और चुनाव से पहले जब नामांकन किया जा रहा था तब भी कई जगहों पर नामांकन नहीं कर पाए थे विरोधी दलों के उम्मीदवार, ऐसे भी आरोप लगे थे। और उसके बाद चुनाव की जो हिंसा हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे मुंह चुरा नहीं सकती है टीएमसी सरकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देश में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी लगातार प्रहार कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में तेलंगाना से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक की जनसभाओं में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि परिवारवाद की राजनीति पर वो ऐसे ही तीखे प्रहार करते रहेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी का मिशन एंटी परिवारवाद। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जिस भी हिस्से में पहुंच रहे हैं, परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। तेलंगाना में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी ने 21वीं सदी के इस दशक को स्वर्णिम काल बताया है, लेकिन ऐसी पार्टियों से आगाह रहने को भी कहा है जो परिवारवाद के चलते भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तेलंगाना की केसीआर सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केसीआर ने खुद को तेलंगाना का मालिक समझने का काम किया है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि परिवारवाद में लिप्त पार्टी उनके आते ही छटपटाने लगती हैं। इन्हें देश की नहीं अपनी चिंता है। पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी और छत्तीसगढ़ की जनसभा में भी परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया था। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। जाहिर है पीएम मोदी जनता से देश के विकास में शामिल होने के लिए गोल्डन पीरियड का हर एक सेकंड इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पर परिवारवाद हावी रहा है, और बीजेपी के निशाने पर फिलहाल कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एनसीपी में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, टीएमसी में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, बिहार में लालू यादव का परिवार रहा है। इनके अलावा मुफ्ती परिवार, करुणानिधि परिवार,
नायडू परिवार के रूप में परिवारवाद हावी रहा है। दरअसल साल भर के भीतर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। हर विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति बुन रहा है। हालांकि राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की संभावना कम बनी हुई है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। तो राहुल गांधी उस परिवार से है जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश की एकता और अखंडता के लिए जान की आहुति दी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी पहली बार परिवारवाद पर हमला बोल रहे हों। इससे पहले पिछले साल भी बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को परिवार भक्ति और राष्ट्रभक्ति का फर्क समझाया था, जबकि पिछले साल ही पीएम मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस पर लाल किले से भाषण के दौरान जमकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला था। अगले 1 साल के भीतर देश में आम चुनाव भी हैं। जाहिर है बीजेपी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर इसी तरह और तीखे हमले जारी रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त बारिश का अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बीच आज दिल्ली में जमकर बारिश हुई और बारिश के बाद दिल्ली पूरी तरह जाम हो गई। हर तरफ पानी और उस पानी में फंसी गाड़ियां नजर आ रही थी। बारिश और भूस्खलन से पूरा देश किस तरह से जूझ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में धंसी सड़क, पानी में फंसी कार, जलभराव से दिल्ली परेशान, उफनती नदियों में फंसी जान। जुलाई में मॉनसून अपना कहर दिखा रहा है। लगातार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें जाम हो गईं। नई दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव हो गया। इंडिया गेट से लेकर अकबर रोड बारिश से दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ गई। देश की संसद से महज कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद ये सड़कें डूब गई हैं। जिस कनॉट प्लेस में लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहां की दुकानों में आज पानी भर गया है। कुछ ही देर की बारिश यहाँ पर घंटों की आफत ट्रैफिक के लिहाज से नहीं बल्कि इस दुकान के अंदर भी देखी जा सकती है और इस दुकान के अंदर पानी लबालब भरा हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि सड़कें ऊंची हैं और दुकान नीची है, तो बेशक एक थोड़ा सा अपवर्ड्स बनाया गया है दुकान को, लेकिन उसके बावजूद पानी इतना ज़्यादा था कि वो भर कर नीचे आ गया। और ये मंजर यहाँ पर देखिए, करीबन आधे घंटे से तो मैं ही यहाँ पर काम कर रही महिलाओं को देख रहा हूँ। वो वाइपर से, पोंछों से, कई बाल्टियाँ उनके पास हैं, वो पानी निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और अनुमान के मुताबिक दिल्ली में बारिश ने आज लोगों का जीना मुहाल कर दिया। राजधानी दिल्ली के ये वो पॉश इलाके हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश ने दिल्ली की चमक को फीका कर दिया। क्या मार्केट, क्या सड़कें, नई दिल्ली की आधी से ज्यादा सड़कें पानी में डूब गई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एमसीडी हेडक्वार्टर के ठीक सामने जो रोड है वहां मौजूद हैं और ये वही बिल्डिंग है जिसको दिल्ली को संवारने की तमाम प्लानिंग यहाँ पर होती है। और दिल्ली में मॉनसून के दौरान सड़कों पर पानी ना भरे उसको लेकर के तमाम बैठकें इसके अंदर होती हैं, तमाम इंजीनियर यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल वही दृश्य देखने को मिलता है जो हमेशा मॉनसून में पिछले सालों में देखने को मिला है। और इस वक्त आप देखेंगे लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ जो जल भराव होने की वजह से बंद हो गई हैं और आगे जहां तक नजर जाएगी आपको पूरे रोड पर पानी भरा हुआ नजर आएगा। अकबर रोड, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, आईटीओ, इन इलाकों की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बारिश के बाद दिल्ली की ज्यादातर सड़कें पानी से जूझ रही थीं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा मारकर चलती थी वहां 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। राजधानी दिल्ली में चंद घंटों की बारिश ने आम और खास लोगों के बीच के फर्क को दूर कर दिया है।
इस वक्त हम नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर चंद घंटों की बारिश से आप देख सकते हैं कि सड़कें कैसे तालाब में तब्दील हो चुकी है। दरअसल फिरोजशाह रोड के आसपास तमाम सांसदों के बंगले हैं और बारिश का पानी न सिर्फ सड़कों पे बल्कि बंगलों के अंदर भी जा रहा है। राजधानी से निकलकर जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। यह रामबन में लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। देखते ही देखते सड़क का यह हिस्सा खाई में जा गिरा। टूटी हुई सड़क के नीचे से बरसाती नाले का पानी बहने लगा। ऐसी ही घटनाओं की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे के बंद होने से अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालु आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कश्मीर के दोनों बेस कैंप बालटाल और पहलगाम से भी श्रद्धालुओं का जत्था बाबा के दर्शन के लिए रवाना नहीं हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का भी पानी बढ़ गया। जल स्तर के बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन लोगों से नदी के पास न जाने की अपील कर रहा है। बारिश की वजह से हो रही दिक्कतों का आपके घर पर भी असर पड़ रहा है। ये बारिश ही है जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे बुरा हाल टमाटर का है। देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में टमाटर 150 रुपए किलो बिक रहा है। हरी मिर्च 100 रुपए किलो, वहीं भिंडी 60 रुपए किलो, लौकी 60 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से देश ही नहीं विदेशों में भी बुरा हाल है। बाढ़ के सैलाब में पड़ोसी देश पाकिस्तान में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन में बाढ़ के पानी ने 15 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह यूरोप के कई देश भी इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ हिंदुस्तान कूटनीतिक मंचों पर चीन को आईना दिखा रहा है। भारत बार बार चीन को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि जब तक सीमा पर तनाव रहेगा तब तक चीन भारत के साथ अच्छे रिश्ते भूल जाए। दूसरी तरफ एलएसी पर भी भारतीय सेना की तैयारी फूल प्रूफ है। गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर भारत ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी ये ताकत दिखाई भी। भारतीय सेना के टैंकों, बीएमपी और दूसरे सैन्य वाहनों के साथ पराक्रमी प्रदर्शन किया। मेक इन इंडिया होवित्जर तोप धनुष की ताकत दिखाई और एलएसी पर उन घातक और आधुनिक स्वदेशी सैन्य उपकरणों की झांकी दिखाई जिसे देखकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक खलबली मच गई होगी। देखिए पूर्वी लद्दाख में इंडियन आर्मी का पावर पैक्ड शो। लद्दाख में चीन ने ललकारा तो उसकी चुनौती को रौंदने के लिए तैयार है हिंद की सेना। चीन ने एलएसी पर साजिश की तो उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं हमारे जाबाज। अपनी ताकत से छोटे देशों को डराने वाले चीन ने गलवान और तवांग के बाद भी सबक नहीं सीखा तो जिनपिंग की सेना को सबक सिखाने के लिए तैनात है मेक इन इंडिया हथियार। एलएसी के उस पार चीन ताकत बढ़ा रहा है तो पूर्वी लद्दाख में भी हिंद की सेना ने सबसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं ताकि चीन अपनी हदों को पार करने की हिम्मत न कर पाए। 15,000 फीट के रणक्षेत्र में तैनात ये भारतीय सेना की टैंक ब्रिगेड है जो -30 डिग्री की ठंड में भी दुश्मनों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला सकती है। पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के टैंक और बीएमपी वाहनों ने युद्ध की स्थितियों में आगे बढ़ने का अभ्यास किया है। ये भारतीय सेना के T-90 भीष्म और T-72 टैंक हैं। इन टैंकों की रफ्तार से मैदान में उठता धूल का गुबार और फायरिंग के बाद नजर आ रहा धुआं बता रहा है अगर दुश्मन टकराने आए तो उनका हश्र भी ऐसा ही होगा। देखिए जब सामने इंडस नदी आई तो इन टैंकों की रफ्तार धीमे होने के बजाय और तेज हो गई और बहुत आसानी से ये टैंक और सैन्य वाहन नदी को पार कर गए। टैंकों के साथ साथ बीएमपी वाहनों ने भी नदी को पार करके अपनी ताकत दिखाई। पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह के अभ्यास करती थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक युद्ध होंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टैंकों के साथ ब्रिगेड और अन्य संरचनाओं को 2013-14 में पूर्वी लद्दाख के बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ
लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष के बाद लद्दाख में भारतीय सेना ने अपनी ताकत को और बढ़ाते हुए टैंक और दूसरे युद्ध वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ा दी। जमीन बड़ी फर्म है, बड़ी समतल है और एमनेबल टू टैंक वॉरफेयर है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर टैंक ब्रिगेड लगाई हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगाई हैं और वज्रा गन लगाया है जो ट्रैक टैंक के ऊपर है। टैंक वॉरफेयर वहाँ बहुत ही अहम है और बड़े पैमाने पर अगली लड़ाई जब चाइना के साथ होती है तो टैंक वॉरफेयर जो है वो काफ़ी से ज़्यादा नज़र आएगा। हिंदुस्तान ने इसको निगाह में रखते हुए अपने T-90, T-72 और भीषम टैंक को लगाया है। भारतीय सेना दुश्मनों पर हमले के लिए तैयार है तो दुश्मनों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है और इसकी सूचना भी तेजी से अपनी सेना तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए भी भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। Different surveillance aids are used to detect enemy movement. सबसे पहले we've got the LOROS जो एक रडार है, we've got feed from mini RPA जो आपको बाहर दिखाया था। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है रेडियो सेट और रेडियो सेट के ना काम करने पर हमारे पास है लाइन कम्युनिकेशन। यहाँ हम दुश्मन की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन हमें पाई जाती है और आगे हायर हेडक्वार्टर को हम पास करते हैं। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों की एक छोटी सी झलक है जिसे देखकर चीन की सेना किसी साजिश से पहले 100 बार सोचेगी। भारतीय सेना के पराक्रम की झांकी में टैंकों, BMP वाहनों और दूसरे आर्म व्हीकल के साथ भारत की स्वदेशी होवित्जर धनुष की तैनाती भी दिखाई दे रही है। भारतीय सेना के इस धनुष की टंकार दुश्मनों के खेमे में हाहाकार मचा सकती है। आर्मी ने हाल ही में भारत में बनी स्वदेशी धनुष होवित्जर को शामिल किया है। ये बोफोर्स तोप का एडवांस वर्जन है। तैनाती से 48 किलोमीटर तक अगर कोई भी दुश्मन या उसका ठिकाना मौजूद है तो धनुष होवित्जर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। LAC के पास धनुष की तैनाती बताती है भारतीय सेना इस मोर्चे को लेकर कितनी सतर्क है। धनुष में ऐसी कई खूबियां हैं जो इस स्वदेशी तोप को लद्दाख के रण क्षेत्र में गेम चेंजर बनाती हैं। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं वो सब मौजूद है जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। फोर्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत ने खुद से बनाई है। लद्दाख में किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में अपने सैनिकों के सुरक्षित परिवहन का भी खास इंतजाम किया गया है। ये सेना के M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन है। इन स्वदेशी सैन्य वाहनों की मौजूदगी भारतीय सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी है। इस बख्तरबंद वाहन पर माइंस का भी असर नहीं होता। ये 50 किलोग्राम तक आईडी ब्लास्ट सहन कर सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी ये वाहन लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहनों को पिछले साल बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ था और सेना की पूर्वी लद्दाख सेक्टर के आगे के इलाकों में अधिक संख्या में ऐसे वाहनों को शामिल करने की योजना है। युद्ध की स्थिति में ये तेजी से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यह व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। अब लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के इस सैन्य वाहन के बारे में भी जान लीजिए।
सेना ने बड़ी संख्या में ऑल टेरेन वाहनों को भी शामिल किया है। इससे एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। इन वाहनों का इस्तेमाल सैनिकों का सामान और उपकरण ले जाने में भी किया जाता है। ये व्हीकल अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम है। 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार इस वाहन को तैनात किया गया है। जिस वक्त चीन के साथ भारत के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। भारत के विदेश मंत्री भी कई मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब तक सीमा पर हालात नहीं बदलते तब तक भारत चीन के संबंध भी सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे वक्त में भारतीय सेना भी अपनी तैयारी में पीछे रहना नहीं चाहती ताकि चीन किसी भी तरह के एडवेंचर की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां पर आजकल भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का बयान बहुत वायरल है। ये बयान सुनकर पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 260 रुपए प्रति लीटर है और अब पाकिस्तान को यकीन हो गया है कि भारत में पेट्रोल के दाम 15 रुपए लीटर होने जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में लोग सदमे में हैं। सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के एक बयान के बाद पाकिस्तान में तूफान आ गया है। पाकिस्तान की आवाम को लगने लगा है वो भले ही 260 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रही हो, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमत जल्द ही 15 रुपए लीटर होने वाली है। पाकिस्तान में नितिन गडकरी की जय जयकार चल रही है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम होना क्या होता है पाकिस्तानियों को नहीं मालूम। वो तो हमेशा ऐसी खबरें सुनने के आदी रहे हैं। इस बीच भारत में अपने लोगों को 15 रुपए प्रति लीटर फ्यूल देने की तैयारी हो रही है। ये सुनकर पाकिस्तानियों का गुस्सा अपनी सरकार पर और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की आवाम को हमेशा हुक्मरानों ने सस्ते तेल का झुनझुना पकड़ाया। शहबाज सरकार का वादा था रशिया से तेल लाएंगे, कीमतें घटाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर से ठगी गई। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। डीजल पर 10 रुपए फी लीटर लेवी आयद किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में अब बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, जब हिंदुस्तान की सरकार और सस्ता पेट्रोल देने की कोशिश कर रही है तो पाकिस्तान वाले हाथ में हाथ धरकर क्यों बैठे हैं? तेल की कमी के चलते पाकिस्तान आर्मी के लिए बुरी खबर आ गई है। पाकिस्तान की आर्मी अगले 6 महीने तक युद्धाभ्यास नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके टैंकों और आर्मी ट्रकों में तेल ही नहीं है। महंगाई के चलते पाकिस्तान अपनी आर्मी को युद्धाभ्यास नहीं करा पा रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कंगाल पाकिस्तान, आर्मी खस्ता हाल। बैलगाड़ी बने पाकिस्तान के टैंक। युद्धाभ्यास के लिए तेल नहीं। पाकिस्तानी फौज का तेल खत्म। गधों की बिक्री पर इतराने वाले कटोरेबाज शहबाज शरीफ के देश में सेना की शामत आ गई है। आर्थिक संकट से जूझते जूझते और आईएमएफ से पैसा मांगते मांगते इतना वक्त गुजर गया कि शहबाज और जनरल मुनीर अपने देश की सेना को पैदल करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। नई और बड़ी खबर यह है कि बात बात पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला पाकिस्तान अपनी सेना को जंग का अभ्यास तक नहीं करा पा रहा, क्योंकि जंग की तैयारी की बात करने वालों के पास तेल ही नहीं बचा है। खुद पाकिस्तान के भीतर इसको लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। यहां चर्चा इस कदर तेज हो गई है कि पूर्व जनरल के रोने धोने के किस्से भी सुनाए जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सरकार बता रही है कि उनकी आर्मी लड़ने के काबिल नहीं।
खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूरी ऐसी हो गई है कि अगले 6 महीने तक यानी दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान को अपने सभी सैन्य अभ्यास कैंसिल करने पड़े हैं। सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ने सभी फील्ड मार्शल्स और हेडक्वार्टर्स को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है। यानी साफ है पाकिस्तान के पास मौजूदा रिजर्व फ्यूल सूख गया है। रिजर्व फ्यूल का इस्तेमाल आमतौर पर सैन्य अभ्यास और युद्धाभ्यास के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाकिस्तानी T-80 टैंक हर 1 किलोमीटर पर 2 लीटर तेल की खपत करता है। इसलिए पाकिस्तान ने सभी बख्तरबंद और मशीनाइज्ड वॉर एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 2467 बैटल टैंक्स हैं। हालत ये हो गई है कि एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी तेल की कमी के चलते मुश्किल में फंसी है, तो वहीं पाकिस्तान में पुलिस वाला भी खाने का तेल चोरी करते पकड़ा जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान की सेना इसी तरह खाने पीने के लिए जूझ रही थी। फिलहाल पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर है, साथ ही उसे IMF से भी कर्ज मिल गया है। लेकिन इसके बाद भी देश गंभीर वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा है। पाकिस्तान के आम लोग भी अपनी गाड़ी चलाने तक के लिए 262 रुपए प्रति लीटर खर्च कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान 75 सालों की सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।